हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नामांकुर डिजी लेसन। आज हम सहायक वाचन में भाग 2 योग शिक्षा की सूक्ष्म योगिक क्रियाएं नामक टॉपिक को पढ़ेंगे। सूक्ष्म योगिक क्रियाएं मनुष्य शरीर के अंगों और प्रत्यंगों के सुचारू रूप से कार्य करने में योगिक क्रियाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। इनके अभ्यास से आसन के लिए शरीर भी तैयार होता है। श्वास को भीतर खींचना पूरक व श्वास को बाहर निकालना रेचक कहलाता है। अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण सूक्ष्म क्रियाओं का विवेचन निम्न अनुसार। मनुष्य के शरीर के जो अंग हैं उनको ठीक से चलाने के लिए सूक्ष्म योगिक क्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण है। इनके अभ्यास के से आसन के लिए शरीर भी तैयार हो जाता है। जब हम सांस को अंदर खींचते हैं तो इसको हम पूरक कहते हैं, और जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो इसको हम रेचक कहते हैं। अब सूक्ष्म योगिक क्रियाएं हैं उनको हम विस्तार से पढ़ेंगे। मस्तिष्क के लिए स्थिति। मस्तिष्क से प्रारंभ होने वाली यह प्रथम क्रिया है। पैर के दोनों पंजे मिलाकर खड़े हों, दृष्टि सम्मुख रखें, हाथ जांघ से सटे रहें, चित्त को मस्तक पर केंद्रित करें, 10 बार तीव्रता से श्वास प्रवास करें। मस्तिष्क के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें खड़े हो जाएं, हम पैर के दोनों पंजों को मिलाएं, दृष्टि सम्मुख रखें, हाथ जांघ से सटाकर रखें, और जो हमारा चित्त है उसको मस्तिष्क पर केंद्रित करें और 10 बार तीव्रता से श्वास प्रवासन करें। इससे क्या लाभ होगा हमको? मस्तिष्क के स्नायु सक्रिय एवं प्राणमय बनते हैं, मेधा शक्ति बढ़ती है। ललाट, कनपटी और मस्तिष्क के स्नायु को पूरक श्वास भरकर ऊपर खिंचाव दें, श्वास छोड़कर स्नायु को शिथिल छोड़ें। इससे क्या लाभ होता है? मस्तिष्क के दोषों का निरोध होता है, स्मृति एवं मस्तिष्क की शक्ति का विकास। इससे क्या होता है? जो सिर दर्द वगैरह की जो समस्या है वो खत्म हो जाती हैं और हमारी स्मृति याददाश्त बढ़ती है और हमारे अंदर शक्ति का विकास होता है। आँखों के लिए। आँखों की इस क्रिया में गर्दन सीधी और स्थिर रखें। क्रिया के समय गर्दन को किसी प्रकार की गति ना दें। आँखों की इन क्रियाओं को 7 भागों में विभाजित किया। आँखों की इस क्रिया में क्या होता है? गर्दन को हमको सीधी रखना होता है और गर्दन को हम घुमाते नहीं हैं। सिर्फ हमें आँखों से ही क्रिया करनी होती है और इनको 7 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, पूरक करते हुए आँखों के गोलकों को ललाट की ओर ले जाते हुए आकाश को देखें। पहले क्या है? आँखों के गोलकों को लालिमा की तरफ ले जाना है और आसमान में देखना है। रेचक करते हुए आँखों के गोलकों को नीचे की ओर जाते हुए पंजे को, रेचक मतलब क्या है? सांस को छोड़ना है और नीचे पंजे की ओर देखना है। इसकी कितनी बार करना है? इसको 5 बार करना है। पूरक करते हुए आँखों के गोलकों को दाईं ओर, पूरक मतलब सांस को अंदर लेना है और आँख के गोलों को दाईं ओर ले जाना है। और रेचक करते हुए गोलों को बाईं ओर, रेचक मतलब सांस को छोड़ते हुए बाईं ओर ले जाना। जितने पीछे की ओर देख सकें देखें इसकी 5 बार, और जितना हम पीछे देख सकते हैं उतना पीछे देखें। इसको हमको कितनी बार करना है? 5 बार करना है। पूरक कर दोनों गोलकों को दाहिनी कोण में ऊपर ले जाएं। रेचक करते हुए गोलकों को बाएं कोण में ले जाएं। यह तिरछी कोणात्मक क्रिया है। इसे 5 बार। पूरक कर मतलब सांस को अंदर लेते हुए दाहिनी कोण में और सांस को छोड़ते हुए बाएं कोण में ले जाएं। यह तिरछी कोणात्मक क्रिया है। इसको हमको 5 बार करना है। पूरक कर दोनों गोलक को बाएं कोण में ऊपर ले जाएं। अब हमको क्या करना है? पूरक करके दोनों गोलों को बाएं कोण में ऊपर ले जाना है और रेचक करके क्या करना है? गोलक को दाएं कोण में। इसको भी हमको 5 बार करना है। पूरक कर कुंभक करें। आँखों के गोलकों को गोलाकार दाएं से बाएं घुमाएं, 5 आवृत्ति करें। पूरक कर कुंभक करना है और आँख के जो गोले हैं उनको दाएं से बाएं घुमाना है और इस क्रिया को 5 बार करना है। रेचक कर कुंभक करें, आँखों को तेजी से झपकाएं। अब इसमें क्या करना है? रेचक करके कुंभक करना है और आँख को तेजी से झपकाना है।
पूरक करें तथा पुनः रेचक कर कुंभक करें, तीव्रता से आंखों को झपकाएं। दोनों हथेलियों को परस्पर घर्षण कर गर्म करें, रेचक कर हल्के स्पर्श से हथेलियों द्वारा आंखों पर मालिश करें। अब क्या करना है, हाथ की दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ना है और आंखों पर मालिश करना है। हथेलियों का संपुट बनाकर आंखों को खुली रखकर अंधेरे में तेजी से झपकाएं। अंगुलियों के छिद्रों से आते हुए प्रकाश को देखें। धीरे धीरे अंगुलियों को ऐसे खोलते जाएं जिससे पूरा प्रकाश। अब इसमें हमको क्या करना है, आंखों को खुली रखना है और अंधेरे में तेजी से झपकाना। उंगलियों के छिद्र से आते हुए प्रकाश को देखें और धीरे धीरे ऐसे खोलें जैसे कि पूरा प्रकाश आंख में आने लगे। अब सावधानियां, अब इसको करते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। आंखों को तेज धूप एवं हवा से बचाएं, धूल और धुएं से आंखों की सुरक्षा करें, चलते हुए ना पड़ें, लेटकर कम रोशनी में ना पड़ें, चलते वाहन में बैठकर ना पड़ें। हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए कि तेज धूप और ज़्यादा हवा में नहीं रहना चाहिए, आंखों को खुला, धूल और धुएं से बचाना चाहिए, चलते चलते पढ़ना नहीं चाहिए, लेटकर नहीं पढ़ना चाहिए, चलते वाहन में बैठकर नहीं पढ़ना चाहिए। आंखों के रोग दूर होते हैं, आंखों की रोशनी बराबर बनी रहती है, चश्मों का नंबर नहीं बढ़ता एवं धीरे धीरे चश्मों की जरूरत नहीं रहती। इससे हमको क्या लाभ होगा, जो भी हमारे आंख से संबंधित रोग हैं वो खत्म हो जाते हैं, आंख की रोशनी कम नहीं होती है और चश्मे का जो नंबर है वो बढ़ता नहीं है और कुछ समय बाद ये हो जाता है कि चश्मा भी उतर जाता है। कान के लिए कानों में तर्जनी अंगूठे के पास वाली उंगली डालकर दाएं बाएं घुमाएं, कानों के बाहरी भाग एवं चारों तरफ अंगुलियों से मालिश करें, ऊपर नीचे खींचें, हथेलियों से दोनों कानों को दबाकर अंतर्ध्वनि सुने। श्वास प्रश्वास सामान्य रहेगा। कान संपूर्ण शरीर का प्रतिनिधि। कान के लिए हमें क्या करना चाहिए, कानों में अंगूठे के जो पास वाली उंगली है उसे डालकर दाएं बाएं घुमाना चाहिए। कान का जो बाहरी भाग है उसके चारों तरफ मालिश करनी चाहिए, ऊपर नीचे खींचना चाहिए, हथेली से दोनों कानों को दबाना चाहिए और ध्वनि को सुनना चाहिए। लाभ, इससे क्या लाभ होगा, कानों के रोग ठीक हो जाते हैं, सुनने की शक्ति का विकास होता है, आलस दूर। इससे हमको क्या लाभ मिलेंगे कि हमारे कान से संबंधित जो रोग हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, हमको अच्छे से सुनाई देने लगेगा और हमारे अंदर का आलस भी खत्म हो जाएगा। मुख एवं स्वर यंत्र के लिए मुख में श्वास को भरें अर्थात गाल को हवा से फुलाएं, 3 बार इस क्रिया को दोहराएं। हाथों से ललाट, नाक, ओंठ और टुंडी की मालिश करें। दोनों तरफ से दांतों और जबड़ों को परस्पर सटाकर दबाकर रखें। आ की ध्वनि करें। विश्राम। मुख और स्वर यंत्र के लिए क्या करना चाहिए, हमें मुख में सांस को भरो अर्थात हवा भरो गाल के अंदर और 3 बार इस क्रिया को दोहराएं। हाथों से ललाट, नाक, ओंठ और टुंडी की मालिश करो। दांतों को दोनों तरफ से जबड़ों को परस्पर सटाकर दबाएं और आ की ध्वनि निकालें। विश्राम करें। इससे क्या लाभ होंगे हमको, कपोलों पर झुर्रियां नहीं उभरती, दांत की बीमारियां दूर होती हैं, आवाज़ साफ होती है, स्वरंत स्वस्थ रहता है। इससे हमको क्या होगा, दांत से संबंधित जो बीमारियां हैं वो भी खत्म हो जाएंगी, हमारी आवाज़ साफ हो जाएगी और हमारा जो स्वर यंत्र है वो भी स्वस्थ रहेगा। गर्दन के लिए हथेलियों को रगड़कर उष्णता उत्पन्न करें। गर्दन को हाथों से मालिश करें। श्वास को भरें। गर्दन को पीछे पीठ की ओर ले जाएं। आकाश की ओर देखें। श्वास को छोड़ते हुए टुंडी को सीने से लगाएं। मूल स्थिति में आए। इस क्रिया को 5 बार दोहराएं। पूरक करें। रिचक करते हुए गर्दन को दाएं कंधे की तरफ मोड़ें। दृष्टि पीछे की ओर ले जाएं। पूरक करें। रिचक करते हुए बाएं कंधे की ओर मोड़ें। इस क्रिया को 5 बार दोहराएं। गर्दन को दाएं बाएं दोनों ओर से घुमाएं। अब गर्दन के लिए हमको क्या करना चाहिए, हथेलियों को रगड़कर उसमें गर्मी उत्पन्न करना चाहिए और गर्दन को हाथों से मालिश करना चाहिए। सांस को भरना चाहिए। गर्दन को पीछे पीठ की ओर ले जाना चाहिए और आकाश की ओर देखें। मूल स्थिति में इस क्रिया को हमें कितनी बार करना है, 5 बार करना है। रेचक करते हुए हमें क्या करना है, गर्दन को दाएं कंधे की ओर ले जाना है और दृष्टि भी पीछे ले जानी है। रेचक करते हुए अब क्या करना है, बाएं गर्दन को बाएं कंधे की ओर मोड़ना है। इस क्रिया को भी हमें
5 बार करना है और गर्दन को हम धीरे से दाएं बाएं गोल गोल घुमाएं। विधि, इसकी विधि क्या है? पूरक करते हुए टुंडी को कंठकूप में लगाएं, आंखें बंद रखें, दाहिने कंधे की ओर टुंडी का स्पर्श करते हुए पीठ की ओर गर्दन ले जाएं, बाएं कान को बाएं कंधे से छूते हुए टुंडी को कंठकूप में लगाएं। इस क्रिया को बाईं ओर से भी दोहराएं, 3-3 आवृत्ति करें। श्वास को भरकर सिर और गर्दन को दाहिनी ओर झुकाएं, कंधे को स्पर्श करें, सिर को सीधा कर रेचक करें, पूरक कर बाईं ओर सिर को झुकाएं, कान कंधे को स्पर्श करेंगे, सिर और गर्दन को सीधा कर जन करें, 3 आवृत्ति। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले पूरक करते हुए टुंडी को कंठकूप में लगाएं और आंखें बंद करें, दाहिने कंधे से की ओर टुंडी का स्पर्श करें, पीठ की ओर गर्दन ले जाएं, बाएं कान को बाएं कंधे से छूते हुए टुंडी को कंठकूप में लगाएं। इन क्रियाओं को कितनी बार करना है? 3-3 बार। श्वास को भरें, सिर और गर्दन की ओर दाहिनी ओर झुकाएं, कंधे को स्पर्श करें, सिर को सीधा रखें, पूरक कर क्या करना है? बाएं ओर सिर को झुकाएं, कान कंधे को स्पर्श करेंगे, सिर और गर्दन को सीधा रखकर रेचन करें। इन आवृत्तियों को कितनी बार करना है? 3 बार करना है। इससे क्या होता है? लाभ क्या मिलते हैं हमको? गर्दन का दर्द दूर होता है, आंख और मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है। स्कंद के लिए मुट्ठी बंद रखें, पूरक करते हुए कंधे को ऊपर उठाएं, रेचक करते हुए कंधे को नीचे ले जाएं, हाथ सीधे रखें। क्रिया को 9 बार दोहराएं। हाथों को मोड़कर अंगुलियों को कंधे पर रखें, पूरक करें। 3 बार हाथों को आगे पीछे की ओर गोल घुमाएं, रेचक करते हुए 3 बार हाथों को पीछे से आगे की ओर घुमाएं। स्कंद के लिए इसके लिए क्या करना है? हमको मुट्ठी बंद करना है, कंधों को ऊपर उठाना है और फिर रेचक करते सांस छोड़ते हुए कंधों को नीचे ले जाना है, हाथ सीधे रखना है। इसको हमको 9 बार करना है। हाथों को मोड़कर उंगलियों को कंधे पर रखें, पूरक करें और 3 बार हाथ को आगे पीछे घुमाएं। लाभ, इससे क्या लाभ होगा? कंधे की शक्ति बढ़ती है और जोड़ों का दर्द दूर होता है। हाथों के लिए हाथों को सामने की ओर सीधा फैलाएं, पूरक करते हुए छोटी अंगुली से एक एक अंगुली को सक्रिय करें, रेचक करके फिर पूरक करें। हथेली एवं कलाई तक के भाग को 5 बार ऊपर से नीचे करें तथा कलाई को गोल घुमाएं, हाथ सीधा रखें। 5 बार कोहनियों को मोड़ें और सीधा करें। अंत में श्वास भरते हुए पूरे हाथ को सीधा करके गति से दाएं लाएं, श्वास छोड़ते हुए बाएं घुमाएं। प्रत्येक क्रिया की 5 आवृत्ति। हाथों के लिए क्या करना है हमको? हाथ को सामने सीधे फैलाएं, सांस छोड़ते हुए छोटी उंगली से एक एक उंगली को सक्रिय करें, फिर सांस को फिर रेचक करें और फिर पूरक करें। हथेली एवं कलाई तक के भागों को 5 बार ऊपर से नीचे ले जाएं तथा कलाई को गोल घुमाएं, फिर हाथ को सीधा रखें और 5 बार कोहनी को मोड़ें और सीधा रखें। प्रत्येक क्रिया को हमको 5-5 बार करना है। लाभ, हाथों और उंगलियों की शक्ति बढ़ती है, कलाई के जोड़ सक्रिय बनते हैं, कोहनियों के जोड़ सक्रिय बनते हैं, कंधों के जोड़ सक्रिय होते हैं। इससे हमको क्या लाभ होता है? हाथ की उंगलियों की शक्ति बढ़ जाती है, कोहनी के जो जोड़ हैं वो भी मजबूत हो जाते हैं और कंधों के जोड़ भी मजबूत होते हैं। सीने और फेफड़ों के लिए हाथों को सामने फैलाएं, हथेलियां परस्पर मिली रहें। श्वास भरते हुए हाथों को कंधे के समांतर फैलाएं, श्वास छोड़ते हुए हाथों को परस्पर मिलाएं। श्वास को भरें, हाथों को शेर के पंजे की तरह सामने की ओर झटके के साथ रेचक करते हुए फैलाएं। हाथों को पूरक करते हुए सीने की तरफ ऐसे लाएं जैसे कि पूरी ताकत से कोई रस्सा खींच रहे हो। हाथों को सीने से कंधे तक फैलाएं, ऐसा 3 बार करें। सीने और फेफड़े के लिए हमें किस तरीके का करना चाहिए? हाथ को सामने फैलाएं जिसमें कि हथेली मिली होनी चाहिए, सांस को भरें और हाथों को शेर की पंजे की तरह सामने की ओर झटकें। हाथों को पूरक करते हुए आप सीने की तरफ ऐसे तरीके से खींचें जैसे कि किसी रस्से को खींच रहे हैं।
हाथों को सीने से कंधे तक फैलाएं। हमें कितनी बार करना है? 3 बार। इससे हमको क्या लाभ होगा? सीने और फेफड़ों की क्षमता बढ़ेगी और श्वास कैसी होगी? दीर्घ हो जाएगी। के लिए पेट तक के भाग को लगभग 30 डिग्री तक झुकाएं। श्वास का रेचक करके पेट को अंदर ले जाएं। कुंभक की स्थिति में पेट को पीठ की ओर लगाते हुए खींचें। पेट को तेजी से अंदर बाहर करें। इस क्रिया को 5 बार दोहराएं। एक बार में पेट 15 से 20 बार बाहर अंदर गतिशील कर। इसके लिए क्या करना है? पेट को लगभग हमको कितना करना है? 30 डिग्री तक झुकाना है। श्वास को रेचक करके पेट को अंदर ले जाना है और कुंभक की स्थिति में पेट को पीठ की ओर लगाते हुए खींचना है और पेट को क्या करना है? तेजी से अंदर बाहर करना है। इस क्रिया को हमको कितनी बार दोहराना है? 5 बार। और एक बार की क्रिया में हमारा पेट 15 से 20 बार अंदर बाहर होना चाहिए। लाभ, इससे क्या लाभ होंगे? वायु विकार दूर होते हैं, पाचन क्रिया सक्रिय होती है, प्राण शक्ति का विकास होता है। अब कमर के लिए श्वास को भरें, हाथों को ऊपर ले जाएं, पेट को आगे की ओर तथा कंधों को पीछे ले जाएं। रेचक करते हुए आगे झुकें। ललाट से घुटनों का स्पर्श करने की कोशिश करें। हाथ पैर के पंजों को स्पर्श करें या पैर के पार्श्व में रहें। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर उठाएं एवं पीछे झुकें। मूल स्थिति में आएं। 3 बार इस क्रिया को दोहराएं। रेचक करते हुए कटी भाग को बाईं ओर झुकाएं। बायां हाथ बाएं घुटने की ओर नीचे ले जाएं। दाएं हाथ को सिर पर होते हुए बाईं ओर ले जाएं। क्रिया को दाईं ओर झुककर भी करें। इसकी 3 आवृत्ति। कमर के लिए क्या करना है हमको? सांस को भरें, हाथ को ऊपर ले जाएं, पेट को आगे तथा कंधे को पीछे ले जाना है। फिर श्वास भरते हुए हाथ ऊपर उठाना है, पीछे झुकें, फिर उसी स्थिति में आ जाएं। इसको 3 बार करना है। फिर रेचक करते हुए कटी भाग को बाईं ओर झुकाएं। बाएं हाथ बाएं घुटने के ओर नीचे ले जाएं और दाएं हाथ को सिर की ओर बाईं ओर लाएं। क्रिया को दाईं ओर झुककर भी आप इसको कर सकते हैं। इसको 3 बार करना है। कमर के रोग दूर होते हैं, मेरुदंड लचीला बनता है, पेट के विकार दूर होते हैं। इससे क्या लाभ होता है? कमर से संबंधित जो रोग हैं वो भी दूर हो जाते हैं और पेट से संबंधित रोग भी दूर हो जाते हैं। अब पैरों के लिए पूरक करते हुए पैर के पंजों पर खड़े रहें। फिर रेचक करते हुए एड़ी को जमीन पर रख दें। पूरक करते हुए एड़ी पर खड़े रहें, पंजे जमीन से ऊपर रहेंगे। रेचक करते हुए पंजों को भूमि पर रखें। प्रत्येक क्रिया को 5-5 बार दो। इसके लिए क्या करना है हमको? पूरक करते हुए पैर के पंजों केवल खड़े हो जाना है। फिर क्या करना है? रेचक करते हुए फिर क्या करना है? एड़ी को जमीन पर रख देना है। फिर पूरक करते हुए एड़ी पर खड़े हो जाना है और पंजे कैसे रहेंगे? जमीन से ऊपर। रेचक करते हुए पंजों को क्या करेंगे? भूमि पर रखेंगे और ये प्रत्येक क्रिया को 5-5 बार हमको दोहराना है। इससे क्या लाभ होता है? एड़ी के दर्द में लाभ होता है और पंजे के रोग में भी लाभ होता है। घुटनों एवं पंजों के लिए दाएं घुटने को मोड़कर एड़ी से नितंब को मिलाएं। इस क्रिया को 5 बार करें। ऐसा ही बाएं घुटने को मोड़कर करें। घुटनों को संकुचित करें और फैलाएं। इस क्रिया को 5 बार करें। कमर पर हाथ रखें। दोनों पैरों के बीच 1 फुट का अंतर रखें। घुटने पंजे के लिए क्या करना है आपको? दोनों घुटनों को मोड़ना है, एड़ी को नितंब से मिलाना है। ऐसा 5 बार करना है। ऐसे ही बाएं घुटने में भी घुटने को बार बार मोड़ें और फैलाएं। इसको 5 बार करना है। कमर पर हाथ रखें और दोनों पैरों के बीच में 1 फुट का अंतर रखें। विधि कैसे करना है इसको? दोनों पंजों को मिलाकर खड़े रहें। दाहिनी पैर एवं पिडली को सीधा रखें। अंगूठे को आगे की ओर खिंचाव दें। पंजे को भूमि से थोड़ा सा ऊपर उठाकर फिर नीचे की ओर मोड़ें। ऐसा ही दूसरे पैर से करें। पैर की एक एक अंगुली को सक्रिय करें। फिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं पैर को गोलाकार घुमाएं। ऐसा ही दूसरे पैर से करें। इसे 3 बार करें। आपको क्या करना है? दोनों पंजों को मिलाकर खड़े होना है। फिर दाहिना पैर एवं पिडली को सीधा रखना है। अंगूठे को आगे की ओर खींचना है। पंजे को
भूमि से थोड़ा सा ऊपर उठाना है और फिर नीचे मोड़ना। ऐसे दूसरे पैर से भी करना है। पैर की एक एक उंगली को सक्रिय करना है, फिर बाएं से दाएं गोलाकार घुमाना, ऐसे ही दूसरे पैर से भी। इस क्रिया को हमको 3 बार करना है। इससे हमको क्या लाभ होगा? घुटने, पिडली, पंजे तथा अंगुलियों का दर्द दूर होता है। घुटने एवं पंजों की शक्ति में विकास हो जाता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रेचके का अर्थ होता है श्वास खाली स्थान, बाहर निकालना। भरपूर श्वास लेने और छोड़ने से फेफड़ों की क्षमता खाली स्थान है कैसी हो जाती है? फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है। घुटने एवं पंजों की सूक्ष्म योगिता क्रिया करने से पिंडली का दर्द भी खाली स्थान होता है। क्या हो जाता है? पिंडली का दर्द दूर होता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सूक्ष्म यौगिक क्रियाओं के अभ्यास से क्या लाभ होते हैं? सूक्ष्म यौगिक क्रियाओं के अभ्यास से जोड़ों का दर्द दूर होता है, कंधों, हाथों, पैरों की ताकत बढ़ती है, जोड़ों में शक्ति का संचार होता है। स्कंद के लिए अभ्यास से होने वाले लाभ लिखें। कंधों की शक्ति बढ़ती है एवं जोड़ों का दर्द दूर होता है। आँखों के लिए अभ्यास की कोई एक विधि लिखिए। उत्तर: आँख की इस क्रिया में गर्दन सीधी और स्थिर रखें। गर्दन को हिलाना नहीं चाहिए। इन क्रियाओं को 7 भागों में विभाजित किया गया है। पूरक करते हुए आँखों के गोलकों को ललाट की ओर ले जाते हुए आकाश को देखें, फिर रेचक करते हुए पंजे की ओर देखें। पूरक करते हुए आँखों को दाईं ओर ले जाएं, रेचक करते हुए बाईं ओर ले जाएं। पूरक करते हुए दाहिने कोने में गोलकों को ले जाएं, फिर रेचक करते हुए बाएं कोने में ले जाएं। पूरक करते हुए बाएं कोने में ऊपर ले जाएं, फिर रेचक कर गोलक को दाएं कोने में नीचे लाएं। पूरक कर कुंभक करें। आँखों के गोलकों को गोलाकार दाएं से बाएं एवं बाएं से दाएं घुमाएं। रेचक कर कुंभक करें। आँखों को तेजी से झपकाएं, पूरक करें तथा पुनः रेचक करके कुंभक करें। आँखों को तीव्रता से झपकाएं। दोनों हथेलियों को परस्पर घिसें एवं गर्म करें। रेचक कर हल्के स्पर्श से हथेलियों द्वारा आँखों पर मालिश करें। हथेलियों का संपुट बनाकर आँखों को खुली रखकर अंधेरे में तेजी से झपकाएं। अंगुलियों के छिद्रों से आते हुए प्रकाश को देखें। धीरे धीरे अंगुलियों को ऐसे खोलते जाएं जिससे पूरा प्रकाश हो जाए। क्यों स्टूडेंट्स?